पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चैप्टर 2, क्लास 12। तो हम लोग आज देखेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुष्प के बारे में, और उसके बाद निषेचन, पूर्व संरचना एवं घटनाएं, उसके बाद दोहरा निषेचन यानी कि द्विनिषेचन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम लोग पुष्प के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखेंगे एंड डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में भी समझेंगे। पुष्प आवृत्ति बीजों का एक आकर्षक अंग, यानी फ्लावरिंग प्लांट में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो रिप्रोडक्शन का मेन ऑर्गन हम कह सकते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसी फ्लावर में प्रेजेंट रहता है। हालांकि हम लोग जब नॉर्मल तरीके से देखते हैं तो फ्लावर जो है वो एक डेकोरेटिव पार्ट है, जो हमारे रोज के जिंदगी में फ्लावर एक आभूषण के तौर पे, डेकोरेशन के तौर पे या संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ एक चीज है। लेकिन जब हम पादप का लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो हम पाते हैं कि फ्लावर का रिप्रोडक्टिव रोल्स के बारे में हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका पार्ट्स को, फ्लावर के पार्ट्स को, पुष्प के संरचना को। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पंखुड़ी, जो इससे हम पेटल्स भी कहते हैं। फिर बाह्य दल जो सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं, जब फ्लावर कली अवस्था में रहता है तो ये प्रोटेक्शन देता है कली को। और पंखुड़ी जो है काफी कलरफुल होता है, जो परागन के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें हम देख रहे हैं तंतु, जिसे हम फिलामेंट्स भी कहते हैं, और परागकोश जिसे हम एंथर कहते हैं। तो परागकोश और तंतु मिल के हमारा हो रहा है स्टेमन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो बीच में हम इस फ्लावर के देख पा रहे हैं, जिसका सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर का पार्ट को हम नाम दे रहे हैं वर्तिकाग्र। उसके बाद जो ट्यूब लाइक या नलिका के जैसा स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, उसे हम नाम दे रहे हैं वर्तिका। और सबसे नीचे जो फुला हुआ हिस्सा है सोलन पार्ट, इसे हम नाम दे रहे हैं अंडाशय। इसके अंदर रहता है ओव्यूल, यानी कि जो हमारे सीड्स या एम्ब्रियो बनते हैं इसी अंडाशय के अंदर बनते हैं। पूर्व संरचना एवं घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसमें हम लोग देखेंगे पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण के बारे में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं पुंकेसर। पुंकेसर का जो चित्र हमारे सामने है, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं ये जो नलिका जैसा या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम नाम दे रहे हैं तंतु डंठल, यानी कि इसे हम जो फिलामेंट भी कह के बुलाते हैं। और ऊपर में इसका जो कैप लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये है इसका परागकोश। इस परागकोश के अंदर हमें, अगर परागकोश को काटते हैं तो हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसमें हम देख रहे हैं कि परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं, और परागकण जो है वो विकसित होते हैं पूरी तरह से। जब वो विकसित हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब वो परागकण के फॉर्म में पराग से निकल जाते हैं। ये जो परागकोश जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, तब ये साइड से फट जाते हैं, एक क्रैक डेवलप होता है, दरार डेवलप होता है। इस दरार को हम लोग लाइन ऑफ डेहिसेंस कह रहे हैं। लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन में हम देख रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि पॉलन ग्रेन बनने का प्रोसेस को, माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को हम लोग नाम दे रहे हैं लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिस जगह पे हो रहा है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, यानी कि लघु बीजाणु बनते हैं। और इस हर माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर तरफ से 4 लेयर्स ऑफ सेल्स हमको दिखाई दे रहा है। सबसे बाहर में जो सेल का लेयर है उसे हम लोग नाम दे रहे हैं एपिडर्मिस या अंतस्त्वचा। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है जिसे हम लोग एंडोडर्मिस कह रहे हैं, उसका नाम है अंतस्थिशियस कह रहे हैं। और इसके बाद हमें मिडिल लेयर दिखाई दे रहा है जिसे मध्य परत कह रहे हैं। और
उसके बाद जो लेयर है उसे हम लोग नाम दे रहे हैं टेपेटम। और टेपेटम के बाद जो सेल्स है वो है लघु बीजाणु मातृ कोशिका यानी कि पॉलन मदर सेल्स, जो म्यूटिकली डिवाइड करेगा या अर्धसूत्री विभाजन से विभाजन करके हैप्लॉइड यानी अर्धगुणसूत्र वाले पॉलन ग्रेन्स को बनाएंगे, परागकण को बनाएंगे। और ये जो परागकण बनने के प्रोसेस में ये टेपेटम लेयर जो है इसके सेल्स जो है वो पोषण देगा यानी कि न्यूट्रिशन देगा। जो परागकण का बन रहे हैं ये परागकण बनते हुए परागकण को ये पोषण पहुंचाएगा। तो ये हमारा जो नीचे का डायग्राम है इसमें हम देख रहे हैं ये दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम, दोनों तरफ के दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम जो मैच्योर कर गए हैं और ये बस्ट कर रहा है और पॉलन ग्रेन्स जो है यानी कि परागकण जो है वो बाहर आ रहे हैं। इस हिसाब से जब परागकण जो बन रहे हैं तो परागकण को अगर हम बाहर से देखते हैं तो इस तरह का हमको डायग्राम दिखता है, जो बाहर से ये काफी टफ होता है और इस क्योंकि ये थोड़ा प्रोटेक्टेड रहता है और ये परागन के माध्यम से पहुंचता है हमारे वर्तिकाग्र पे यानी कि स्टिग्मा तक ये पहुंचता है। अगर हम परागकण के अंदर के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, जब ये मैच्योरेशन लगभग हो चुका है उस समय ये टेट्राड फॉर्म में रहता है यानी कि 4 अर्धगुणसूत्र वाले सेल्स एक साथ रह रहे हैं। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब एक सिंगल सेल के फॉर्म में ये रिलीज होते हैं। ये सिंगल सेल के अंदर क्या होता है कि ये दो सेल में डिवाइड होता है आगे चल के, और आगे चल के जब ये 2 सेल में डिवाइड होता है तो लास्ट तक एक सेल जो बड़ा सेल होता है उसे हम लोग नाम देते हैं वेजिटेटिव सेल, जैसे हम कायिक कोशिका कह रहे हैं, और जो छोटा सेल है उसको हम लोग नाम देते हैं जेनरेटिव सेल्स, जिसे प्रोजेननी कोशिका भी कह रहे हैं या जनन कोशिका भी बोल रहे हैं। आगे चल के ये प्रोजननी कोशिका जो है वो फिर से 2 सेल में डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट बनाएगा, स्त्री केशर, गुरु बीजाणुधनी, बीजांड तथा भ्रूण कोश। इसमें हम इस डायग्राम में देख रहे हैं इस पिक्चर में एक इसका वर्तिकाग्र, पुष्प का वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय हमको दिख रहा है। साथ में हमें पुंकेसर भी दिख रहा है और अंडाशय के अंदर में हमें ओव्यूल भी दिख रहा है और ये थैलेमस यानी कि पुष्पासन भी हमको दिख रहा है इस पिक्चर में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन, और अगर इस स्त्री केशर एक से ज्यादा है तो उसे हम लोग वो स्त्री केशर अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसका ये एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं जुक्तांडपी कह रहे हैं। और अगर स्त्री केशर जो है वो अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, तो उसे हम अलग अलग अंडप के फॉर्म में देख रहे हैं यानी कि जैसे हम कार्पेल भी कह रहे हैं। ये हमारा एक बीजांड का डायग्राम है। बीजांड में हम देख रहे हैं कि बीजांड जो अंडाशय से जुड़ा हुआ रहता है, जो हैंडल नुमा स्ट्रक्चर से, उसे हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। और ये फ्यूनिकल बीजांड के साथ जहाँ जुड़ता है उस जगह को हम नाम देते हैं हाइलम। और बीजांड का अंदर का जो टिश्यू है या उसका उत्तक है उसको कवर करके रखता है आवरण, जिसे हम लोग बाह्य आवरण और अंत आवरण करें। कभी कभी ये एक भी होता है, कभी कभी ये 2 भी होता है। एक जगह पे ये आवरण जो है वो है नहीं, तो एक द्वार जैसा बना रहा है जिसके अंदर से मेल गैमेट्स या पॉलन ट्यूब अंदर घुस सकते हैं और मेल गैमेट आ सकते हैं। इस जगह को हम लोग नाम देते हैं बीजांडदार। बीजांडदार के उल्टी तरफ को हम लोग नाम देते हैं, बीजांडदार को हम लोग माइक्रोपाइल एंड भी कहते हैं और उसके उल्टे तरफ को हम लोग नाम देते हैं चलाजल एंड भी कहते हैं। और इसके अंदर रहता है हमारा भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के अंदर हमारा 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन रहता है और इसी के अंदर हमारे जो गुरु बीजाणु है वो उसके अंदर रहता है। तो ये हमारा भ्रूण कोश है। भ्रूण कोश में हम देख रहे हैं कि इसके प्रतिवैशांत जो एंटीपोडल सेल्स भी कहते हैं, ये एंटीपोडल सेल में हम देख रहे हैं 3 सेल्स है। और
माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ भी 3 सेल्स है, जिसमें 2 सहायक कोशिका है और एक अंड कोशिका है। और बीच में जिसे हम ध्रुवीय केंद्रक कह रहे हैं, 2 केंद्रक है और उसको घेर के एक सेल है, उसको हम लोग केंद्रीय कोशिका बोल रहे हैं। यानी हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो, उसमें कोशिका जो है वो 7 है और केंद्रक जो है वो 8 है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि गुरु बीजाणु जनन, यानी कि ये जो हम लोग देखे कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ये कैसे पहुंचा। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा बीजांडकाय के अंदर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, जिसे हम पॉलिन मदर सेल्स भी कहते हैं। ये मियोटिकली डिवाइड कर रहा है, अर्धसूत्री विभाजन से डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले मियोसिस 1 से एक सेल से 2 सेल्स बने, जिसे हम गुरु बीजाणु द्वितीयक कह रहे हैं। और ये फिर और एक बार विभाजन करके ये 4 कोशिका के कंडीशन में पहुंचता है, इसे हम गुरु बीजाणु चतुष्टक कह रहे हैं। ये चारों सेल्स जो है वो हैप्लॉइड है, लेकिन चारों में से 3 सेल जो है वो डिजेनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और एक सेल जो है वो फंक्शनल मेगास्पोर बनाएगा। और इसमें हम देख रहे हैं एम्ब्रियोसेक, फंक्शनल एम्ब्रियोसेक बनाएगा। ये जो एम्ब्रियोसेक के जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 बनता है, और फिर 4 के झुंड में 2 ध्रुव में चले जा रहे हैं। उसके बाद 3 केंद्रक दोनों ध्रुव में रहते हुए एक एक केंद्रक ध्रुव से आके मिडिल में आ गया, बीच में आ गया। ये 3 केंद्रक जो चलाजल एंड में था उसे हम लोग नाम दिए प्रतिवेशांत, और जो माइक्रोपाइलर एंड में यानी कि बीजांड द्वार के तरफ जो थे उसे हम लोग, उसमें से 2 जो है सहायक कोशिका बने और एक जो है अंड कोशिका बने। बीच में जो ध्रुवीय केंद्रक थे, पोलर न्यूक्लियस थे, उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म बने और साइटोप्लाज्म घेरे सेल, वॉल सेल मेम्ब्रेन बने, लेकिन ये एक ही सेल बने, 2 सेल नहीं बने। यानी एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस रहे, तो इस सेल को हम लोग नाम दिए केंद्रीय कोशिका, सेंट्रल सेल। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियस है उसे हम लोग नाम दिए पोलर न्यूक्लियस। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा है। हम देखेंगे पौधों में परागन। पौधों में परागन यानी कि पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि परागकण जो है वो परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने के प्रोसेस को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग 2 भाग में कर रहे हैं, ऑटोगैमी, गिटनोगैमी, यानी कि सेम फ्लावर में होगा तो ऑटोगैमी, और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट है तो इसे गिटनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगैमी जो है वो दूसरे फ्लावर के, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर में हो रहा है। तो ये 2 फैक्टर से हो सकता है, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में आ जा रहा है निर्जीव चीजें यानी कि हवा, पानी, विंड एंड वाटर, और बायोटिक फैक्टर में आ जा रहा है इंसेक्ट, बैट्स, स्नेल्स एंड बर्ड्स। तो इसी में हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम में अगर सेम फ्लावर में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, सेम प्लांट के अदर फ्लावर में हो रहा है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन दूसरा प्लांट में अगर पॉलिनेशन हो रहा है, दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स देख रहे हैं। बायोटिक में हम देख रहे हैं बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बैट्स, और एबायोटिक में आ जा रहा है विंड एंड वाटर। द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, जैसे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे कि परागन के बाद पॉलन ग्रेन पहुंच रहा है हमारा वर्तिकाग्र पे यानी कि स्टिग्मा पे। बहुत सारे पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं, लेकिन जर्मिनेट भी करते हैं, उसमें से पॉलन ट्यूब भी बनते हैं, लेकिन एक ही पॉलन ट्यूब जो है वो पहुंच पाता है बीजांड द्वार तक यानी कि माइक्रोपाइल तक। बाकी जो है वो निरस्त हो जाते हैं जब एक बहुत लंबा हो जाता है उस समय। पॉलन ग्रेन में जो हम जेनरेटिव सेल देखे थे, जेनरेटिव सेल जो है वो 2 सेल में डिवाइड करता है और 2 मेल गैमेट बना लेता है। तो ये 2 मेल गैमेट जो है इस पॉलन ट्यूब से होते हुए ये पहुंचता है हमारे भ्रूण पोष तक।
भ्रूण पोष में जो सिनर्गिड्स और एग सेल थे, यानी कि सहायक कोशिका और अंड कोशिका, सहायक कोशिका से होते हुए एक मेल गैमेट जो है वो अंड कोशिका तक पहुंचता है और अंड कोशिका के साथ निषेचन करता है, और जिसके फलस्वरूप एक जाइगोट बनता है जो द्विगुणसूत्री होता है, क्योंकि दो हैप्लॉइड गैमेट जो है वो फ्यूज किए। इसके बाद बीच में सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियई थे, यानी कि सेंट्रल सेल जो था, उसके साथ सेकंड मेल गैमेट जो है वो जाके फ्यूज करता है, यानी कि 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड यानी कि अर्धगुणसूत्री केंद्रक, 3 केंद्रक फ्यूज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। और इसके फलस्वरूप बनता है द्विगुणसूत्री यानी कि ट्रिप्लॉइड सेल बनता है, जो एंडोस्पर्म आगे चल के जो एम्ब्रियो बनेगा उसके लिए पोषक टिश्यू, पोषण पहुंचाने के लिए एक उत्तक का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं एंडोस्पर्म। इस तरह से हम देख रहे हैं एक भ्रूण पोष के अंदर 2 बार निषेचन हो रहा है, और दोनों में अर्धगुणसूत्री केंद्रक इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला जो निषेचन उसको हम लोग सीनगैमी कहते हैं, जो एक अंड कोशिका और मेल गैमेट के बीच में हो रहा है, नर युग्मक के बीच में हो रहा है। और दूसरा को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, जो एक नर युग्मक और 2 पोलर न्यूक्लियई के बीच में हो रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं द्विनिषेचन के पश्चात बीजांड में होने वाले परिवर्तन। सबसे पहला परिवर्तन यह है कि जो आउटर इंटेगुमेंट था, बाह्य अध्यावरण जो है वो टेस्टा, बीज का बीज जोल में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद इनर इंटेगुमेंट जो है वो टेगमेन यानी कि अंत कवच में कन्वर्ट होता है। और तीसरा जो है बीजांड वृत्त यानी कि फ्यूनिकल्स, वो ज्यादातर वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन लीची या ऐसे फल में ये खाने लायक पार्ट में कन्वर्ट होता है, जिसे हम लोग थर्ड इंटेगुमेंट भी कहते हैं। बीजांडधारी ने माइक्रोपाइल जो है वो जो है माइक्रोपाइल रह जाता है बीज में, जिसके माध्यम से मॉइस्चर यानी कि वाटर एंटर करता है, और बीज जो अंकुरन के समय भी इस माइक्रोपाइल को यूज करता है। अरंडी या कस्टर बीन में इसका अति वृद्धि होता है, जिसे हम लोग बीज चालक भी कहते हैं। और इसे कि कुमुदिनी या काली मिर्च में भी हम देख रहे हैं कि न्यूसेलस जो है वो प्रेजेंट रहता है। कभी कभी किसी किसी में ये पतला परत के फॉर्म में भी रह जाता है, जिसे हम लोग पेरिस्पर्म कह रहे हैं। यहाँ डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि टेस्टा और टेगमेन जो बाहरी लेयर है वो हम देख पा रहे हैं, और चने के सीड में हम देख पा रहे हैं माइक्रोपाइल, जो जिसके अंदर से पानी और हवा घुसने का रास्ता रहता है। तो ये हो गया हमारा लैंगिक जनन फ्लावरिंग प्लांट्स में, यानी कि पुष्पीय पौधे।